नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। बता दें, दौरे के दूसरे दिन वे महाराणा प्रताप कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन दी। साथ ही 2 मेडिकल वैन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो, या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृ वंदना योजना का है, और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले। और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा। वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी आने वाले समय में। यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने आज जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 26 सड़कों का शिलान्यास और 33 सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी फर्रुखाबाद पहुंची, जहां वे पांचाल घाट गंगा तर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में राममय माहौल नजर आ रहा है। साथ ही मंत्री रजनी तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर कहा कि ईश्वर स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम सब भगवान को मानने वाले हैं। हम लोग जब पहले भगवान 14 वर्ष के बाद में आए थे, तो जिस तरीके से अयोध्या में वहाँ का माहौल हुआ था, अब 500 वर्षों के बाद में भगवान रामलला का मंदिर, वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला का क्या प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और हम तो कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको सद्बुद्धि मिले, ईश्वर को माने। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट से भाजपा में खलबली मच गई है। बता दें कि उन्नाव के बैंक में सांड घुसने के मामले पर अखिलेश ने ट्वीट किया था, जिस पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के लिए यह सांड हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नंदी बाबा हैं। अखिलेश जी के लिए सांड हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नंदी बाबा हैं। हम पूरा इंतजाम इसके लिए कर रहे हैं और पूरी तरीके से निराश्रित गौवंश को हम आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उन्हें उनके चारे का, पानी का, भूसे का सब प्रबंध कर रहे हैं। और ऐसी कोई घटना अखबार में मैंने छपी देखी है, तत्काल सीबीओ को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और सभी गायों को 15 जनवरी तक जो निराश्रित गौवंश है, हमारा प्रयास है किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई ना दे।
प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है तो मकर संक्रांति का स्नान पर्व कल है, जिसमें आस्था की डुबकी कल से श्रद्धालु लगाएंगे, जिसको देखते हुए रेलवे ने कमर कस ली है। हमारे संवाददाता ने डीआरएम हिमांशु बडोनी से खास बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। माघ मेला करीब है और ऐसे में 14 तारीख से श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आगमन शुरू हो जाएगा और जिसको लेकर अब रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से कमर कस ली। हमारे साथ डीआरएम हिमांशु जी हैं। सर, ये बताइए इस बार किस तरह से खास ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि 14 से ही लोग आने लगेंगे और 15 को स्नान पर्व है मकर संक्रांति, तो क्या तैयारी है? देखिए, इस बार जो विशेष तैयारियां उसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो पहले होता था कि भीड़ इकट्ठी होती थी प्लेटफॉर्म पर और फिर गाड़ियां चलती थी, इस बार बिल्कुल कंसेप्ट को बदला गया है। इस बार भीड़ को एंटिसिपेट किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन हम लोगों की मदद करेगा और भीड़ जैसे ही आने वाली होगी उससे पहले ट्रेन आपको उपलब्ध मिलेगी, तो जिससे कि किसी भी समय पे रेलवे प्रीमाइसेस में या किसी भी लोकेशन पे हम लोगों को भीड़ भाड़ देखने को कम मिलेगी। तो ये व्यवस्था हम लोग स्टेट के साथ में कर रहे हैं। स्टेट इस बार एक और बड़ा ट्रायल करने जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको फोरकास्ट करने में भीड़ के मूवमेंट के लिए वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा कुंभ में। लेकिन अभी जो स्टेट से बात चल रही है तो ये माघ मेले में भी उसका ट्रायल करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की इस बार हैं और कमांड सेंटर भी आप देखेंगे स्टेशन के ऊपर नया बन चुका है, कंट्रोल सेंटर हम लोगों का। तो यहाँ पर भी अधिकारियों की और सिविल के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी और जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी हम सब लोग वहाँ पे रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री जी आए थे 27 तक, आप भी बैठक में थे, मगर ये कहा जा रहा है जो आपकी जो कैमरा होगा आर्टिफिशियल वो मॉब को काउंट करेगा, एक नई टेक्नोलॉजी होगी, उससे कितनी बेहतर सुविधा जो होगी, यानी कितना आपको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो यूज़ है ये बहुत ही अच्छा से दोगा। ये जो हमने आपको बताया है, जो प्लानिंग है कि हम गाड़ियों को पहले लगा देंगे भीड़ के आने से, ये कैसे संभव होगा जब हम लोगों को फोरकास्ट सही मिलेगी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि क्राउड की डेंसिटी कहाँ पे कितनी है और कैसे मूव कर रही है, उससे फोरकास्ट आएगी, वो हमारे सिस्टम को पता लग जाएगा। जैसे ही हमारे सिस्टम को पता लगेगा, हमको पता है कि 10 मिनट बाद भीड़ आने वाली है, तो हम लोग गाड़ी लगा के तैयार रहेंगे। गाड़ी लगी है, यात्री आया, बैठा, चला गया। अदरवाइज क्या होता है कि यदि हम इस चीज़ को यूज़ ना करें तो हम कोई फ़ोन कर रहा है, कोई बता रहा है, ये सारी चीज़ों में क्या होता था, कम्युनिकेशन गैप्स बनते थे। आखिरी सवाल है कि माघ मेले में इस बार कितनी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी, तो वहाँ से भी आवागमन श्रद्धालुओं का होगा, तो डबल इस बार रेलवे के ऊपर भार होगा। देखिए, ये बाहर नहीं है, ये तो सेवा का मौका है, इसको बाहर कहना उचित नहीं होगा। ये बेसिकली आपको इसके बारे में बता दूं कि आस्था स्पेशल्स की अभी पूरी जानकारी आप लोगों को हम लोग साझा करेंगे, क्योंकि उसके फाइनल नोटिफिकेशन अभी कुछ बाकी हैं। तो जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो अयोध्या के जाने वाली आस्था स्पेशल्स रहेंगी। उसके अलावा जो हम लोगों के पास हमने आपको बताया कि मौनी अमावस्या के दिन 25 और अदरवाइज 15 रेक्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। वो जिस प्रकार से भी आवश्यकता होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन जो ये फोरकास्ट हम बता रहे हैं आपको, भीड़ की फोरकास्ट के बेसिस पे वो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, तुरंत तैयार हैं। आप बताइए, 10 मिनट में गाड़ी चल जाएगी। तो देखा रेलवे किस तरह से पूरी तरह तैयार है और आगे किस तरह से रेलवे की पूरी तैयारियां होंगी और किस तरह से फोरकास्ट के जरिए वो पूरी भीड़ को नियंत्रित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ किया है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के किनारे स्थित श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना कर की। इस दौरान पीएम मोदी मंदिर परिसर में साफ सफाई करते भी नजर आए। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में बाल्टी और पोछा लगाकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक इसी तरह मंदिरों की साफ सफाई करने की अपील की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब है। ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्यों के जरिए राम मंदिर में लगातार महायज्ञ किया जा रहा है। बता दें कि 10 अक्टूबर से लगातार राम मंदिर के अंदर चारों वेदों का मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। आचार्यों ने बताया कि इस यज्ञ में चारों वेदों का मंत्र उच्चारण कर जगह को पवित्र किया जाता है।
प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें चारों वेदों के सभी मंत्रों का स्वाहाकार चल रहा है। तो हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम उसी का हम सभी मंत्रों का स्वाहाकार कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा कल तक और चलेगा। कल हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। मन किसी भी मूर्ति के अंदर तप और उसके अंदर गुण धर्म लाने के लिए ये सब बहुत अति आवश्यक है, तभी उसके अंदर प्रभाव आएगा, तेज आएगा, नहीं तो उसके बिना तो वो सिर्फ पत्थर जैसी रहेगी। यज्ञ तो अक्टूबर से ही चल रहा है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का पारायण 10 तारीख हो रहा है, 10 से 14 तक का है। हम सभी शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं और 14 तारीख इसकी पूर्णाहुति होगी। कितना जरूरी होता है हमारा ये यज्ञ करना? जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्मकांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। जो यज्ञ चल रहा है उसमें शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी पारायण चल रहा है, स्वाहाकार चल रहा है, उस यज्ञ में मैं सम्मिलित हूँ और ये कल पूर्णाहुति है। कल शुक्ल यजुर्वेद स्वाहाकार का पूर्णाहुति है और ये प्राण प्रतिष्ठा हेतु हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस यज्ञ का महत्व बता दीजिए आप। महत्व, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है और जैसे कहा गया है दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मणाधीनम सर्वदेवता, मतलब ब्राह्मणों के अधीन ही मंत्र। तो इसलिए हम लोग मंत्रों का पारायण कर रहे हैं, वेदों का पारायण कर रहे हैं। इसमें पारायणों का बहुत जरूरी है, वेद का पारायण होना, चारों वेदों का पारायण होना ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम सब चारों वेदों का पारायण कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिस्ट फाइनल की गई है और वही लोग आमंत्रित किए गए हैं, साथ ही उनके लिए सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। नहीं आ रहा, प्रदेश सरकार के द्वारा कोई नहीं आ रहा। नंबर एक बात साफ ये है कि वहाँ का जो ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट, उसने जिनको भी आमंत्रित किया है वो लिस्ट फाइनल हो गई है, उन लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, केवल वही लोग वहां जाएंगे जो ट्रस्ट के द्वारा विधिवत आमंत्रित है। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक उस कार्यक्रम के लिए जो लोग जाएंगे उनके लिए कोई असुविधा न हो, उनके ठहरने की, खाने की, पीने की, ट्रेन से लेकर के उनको विधिवत ठहराने की, दर्शन की सारी व्यवस्था सरकार की ओर से व्यवस्थित रहेंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। वहीं इसको लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर उत्तर रेलवे के डीआरएम एसएम शर्मा से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। अयोध्या की पूरे देश पर नजर है। लगातार रेलवे की सबसे बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी है कि देश भर से जो श्रद्धालु आएंगे उनको पहुंचाने का, उनको आगमन आने से लेकर जाने तक सारा प्रबंध रेलवे करना पड़ रहा है। जहां तक सड़क मार्ग बात है उतने लोग नहीं आ पाएंगे, तो रेलवे क्या प्रबंध है इस बारे में श्री एसएम शर्मा जी है जो नए डीआरएम हमारे बने हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँ रेलवे क्या क्या प्रबंध कर रहा है अयोध्या में। देखिए, जो कि लखनऊ मंडल है, हमारे 4 स्टेशन है जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे जो कि रेल को यूज़ करना चाहेंगे, बाकी तो बसों से आएंगे। सो अयोध्या धाम जो है हमारा, अयोध्या सिटी, कैंट एरिया, दर्शन नगर और सलारपुर, ये 4 स्टेशन हैं। वहाँ पे हम लोग ट्रेन्स को हैंडल करने के लिए सुविधा बना रहे हैं, टेम्परेरी क्लीनिंग के लिए भी सुविधाएं बना रहे हैं और थोड़े होल्डिंग एरिया बना रहे हैं जहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो आराम से उतर सकें और फिर जाके आगे बस पकड़ सकें। तो वहाँ पे बसेस भी हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, वो आएंगी और वहाँ से उनको लेके जाएंगी। कोई असुविधा ना हो तो अलग अलग भाषा बोलने वाले हमारे कर्मचारी रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए। और जो मे आई हेल्प यू बूथ होगा, मेडिकल बूथ भी हम लोग सेटअप करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे। कुछ संभावना है किसी को अब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, किसी को कोई दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जो बेसिक हेल्थ है उसके लिए भी हम लोग कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि अयोध्या जाने के भी जो डबलिंग चल रही है, आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा है, थोड़ा अभी तो ट्रेनें बाधित हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी कि लोग फ्रिक्वेंटली अयोध्या आ जा सकें? देखिए, ये दोहरीकरण जब होगा तो हमारी कैपेसिटी कम से कम 3 से 4 गुनी हो जाएगी और आशा है धीरे थोड़े दिनों में उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हैंडल करेंगे, टाइम भी कम लगेगा और बस थोड़ा सा आप लोग को सब्र रखना है
और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, राउंड द क्लॉक काम चल रहा है और हम लोग खुद चाहते हैं कि ये जो हमारा रूट है ये अप टू जफराबाद हो जाए, उसके आगे तो डबलिंग है ही मुगलसराय तक, डीडीयू तक, तो ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा गाड़ियाँ लेंगे और जो भी इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं उसमें हमारी तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चरली कोई कमी नहीं होगी। रेल मंत्री की घोषणा थी कि 1000 ट्रेनें हम चलाएंगे 3 महीने के अंदर 22 जनवरी के बाद, तो उसके लिए डिवीजन क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा हम आपको एकदम शेयर करेंगे। बाकी वहाँ पे हम भी जानते हैं कि ट्रेन्स एक्स्ट्रा आएंगी, तो वहाँ पे ट्रेन्स को रखरखाव करके वापस उनको चलाने के लिए हम लोग पूरी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमने अपना स्टाफ मोबिलाइज किया है जो वहाँ पे रखरखाव करेगा, उनका मेंटेनेंस करेगा, सेफ्टी देखेगा और चलाएगा वापस। तो हमारे जितने टीटी हैं, पॉइंट्समैन हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, हमारा इलेक्ट्रिकल स्टाफ है, सबको हम वहाँ करेंगे बिकॉज ट्रेन्स जो हैं वहाँ पे रुक के और एक दिन बाद अगर वापस चलना है वहीं से हम लोग चला सकें। तो एक आध स्टेशन आगे पीछे उनको हम स्टेबल करेंगे, वहाँ सफाई करा के और फिर टाइम से उनको वापस चलाएंगे हम। थैंक यू। तो ये थे डीआरएम एसएम शर्मा, जिनका सीधा सा कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेनें आएंगी, जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको भी अब बेहतर अटेंड किया जाएगा और ट्रेनों की सफाई का और उनको मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।